हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप हैं मेरे साथ रघु इनोवेटिव हब पर। मेरा नाम है विनय। दोस्तों, हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 1773 के कानून के बारे में बात की और उसके पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की। दोस्तों, नहीं देखे हैं आपने वीडियो तो जाइए देखिए, बहुत अच्छे वीडियो हैं। और आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर और 40,000 का वॉच टाइम जल्दी पूरा करें, क्योंकि होता ये है कि उससे हम जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे, जिसमें हम बेहतरीन लेक्चर्स कवर कर सकेंगे अपने सामने ब्लैक बोर्ड के द्वारा। तो उसमें होता ये है कि एक ओवरव्यू पढ़ने का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है हमारा लाइव स्ट्रीम में। और दोस्तों, हम अपनी जो वीडियो बनाने की क्वालिटी है उसमें दिन ब दिन हम बेहतर सुधार कर रहे हैं और हम आपके लिए प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है। और यह बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी गई है यूपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने आज के सेगमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वह है 1786 का अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम के बारे में बात करें तो यह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसे हम भारत में क्रूर शासन पद्धति का जनक भी कह सकते हैं। क्रूर शासन पद्धति से तात्पर्य यह है कि इसने ऐसी व्यवस्था को लागू किया कि जो कि न्यायालय को भी अपने अधिकार में नहीं मानना चाहता था, क्योंकि यह न्यायालय से बाहर और खुद को सर्वप्रथम रखना चाहता था भारत में शासन के मामले में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जब गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटिश सरकार के सामने 2 शर्तें रखी। तो उन शर्तों में ये था कि वह किसी भी बार काउंसिल या किसी भी न्यायालय के अधिकार को मानना नहीं चाहता था, यानी कि वह बाध्य ना हो किसी भी अधिकार न्याय को या किसी भी नियम को मानने के लिए। तो इससे हुआ यह है कि अब इसके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकता था, यह सभी नियमों का उल्लंघन कर सकता था। अब उसके बाद इसने क्या किया कि पूरी भारत की सैन्य क्षमता को इसने अपने अधीन कर लिया और उसका कमांडर इन चीफ बन गया। गवर्नर जनरल बनने के साथ यह पूरी सेना को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे हुआ यह कि यह अब पूरी तरह से भारत में शासन करने के लिए स्वतंत्र था और किसी भी तरह का कोई भी नियम कायदा कानून या किसी भी तरह के जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में आने वाले सभी घटकों को यह अपने अधीन करना चाहता था। अब इसके बाद हम बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो 1786 में भारत आया और गवर्नर जनरल बना और 1793 तक रहा। और उसके बाद 1805 में तत्पश्चात वह फिर से गवर्नर बनाया गया। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो उसकी शासन पद्धति क्या थी, वो उसका एक पूरा ब्यौरा लेकर आया था और उसी को इसने यहाँ भारत में इम्प्लीमेंट किया। अब बात करें हम इसने क्या इम्प्लीमेंट किए, तो सबसे पहले इन्होंने सभी नियमों में बदलाव कर दिए। अब इसने सभी नियमों में बदलाव से मतलब यह था कि जितने भी जो नियम थे पहले बार काउंसिल के अधीन चलते थे, फिर न्यायालय पर मतलब सभी नियमों का सुधार करने का या किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार था। तो उसमें होता यह था कि न्यायालय जो है किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, यानी एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति है, तो वह उसके खिलाफ पूरी तरह से नहीं जा सकता था। अब इसमें हुआ यह कि अब इसने नियमों को सभी बदलाव करने की स्थिति यह रखी कि सभी अधिकार जो है कलेक्टर को दे दिए। एक प्रशासनिक सेवा क्षेत्र है, मान लो एक पूरे क्षेत्र का अधिकार कलेक्टर को दे दिया और कलेक्टर को इसने अपने अधीन कर लिया। अब होता यह था कि कलेक्टर सिर्फ वही कार्य करता था जो यह चाहता था। तो इससे हुआ ये कि एक तो उस समय कलेक्टर जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर से ही बनाए जाते थे, अंग्रेज ही कलेक्टर के पद पर बैठते थे। भारतीयों को ऐसा कोई भी बड़ा पद नहीं दिया जाता था अंग्रेजी प्रशासनिक सेवा में। उसके बाद दूसरा इसने मुख्य कार्य किया कि कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगाने से तात्पर्य यह था कि अब कोई भी, चाहे वह ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, बिना इसकी अनुमति के किसी तरह का प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकता था। अब होता यह था कि कोई भी व्यापार करने के लिए लंदन से या भारत से
आएगा या जाएगा। अब कोई व्यक्ति व्यापारी आया या गया तो वह गवर्नर के अधीन होकर ही जाएगा, बिना उसकी परमिशन के अपने आप से नहीं जा सकता, क्योंकि चाहे वह ब्रिटिश यानी कि लंदन से ही परमिशन लेकर क्यों न भारत आया हो। तो यह उसकी एक नीति थी। उसके बाद जो तीसरी नीति थी वह यह था कि इसने अब भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनानी शुरू कर दी। अब हमारे देश में उस समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, शैक्षिक दर भी कम थी और लोग जागरूक कम थे। लोगों को होता क्या था कि बस खेती करो, अपना जीवन यापन करो, परिवार खुशहाल हो, बस इतने तक मतलब था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा लिया। पहले सभी चीज़ें इस हिसाब से इम्प्लीमेंट की कि भारतीयों को अच्छा लगे, जैसे कि न्यायालय की स्थापना और अन्य सभी सुधार। अब लेकिन इसके बाद इन्होंने इसका गलत रूप से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब भेदभाव की नीति से तात्पर्य यह था कि ब्रिटिश की प्रशासनिक सेवा में या किसी भी सैन्य चाहे क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो या ऊपरी गवर्नमेंट का क्षेत्र हो, वहाँ पर किसी भारतीय के लिए उन्होंने कोई पद नहीं दिया। भारत पद देने से मतलब यह था कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी है तो उसे डिप्टी कलेक्टर के पद तक ही ले जाते थे। तो यह एक उनकी नीति थी। और उसके बाद जो नीति थी कि 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त कानून लागू किया। स्थायी बंदोबस्त कानून से मतलब यह था, स्थायी बंदोबस्त कानून का मतलब यह था कि सर्वप्रथम भारत की ज़मीनों का अधिग्रहण ब्रिटिशर्स ने कर लिया और ब्रिटिशर्स ने भारतीयों से खेती करवाई, भारतीयों से मेहनत करवाई, भारतीयों का खून पसीना बहवाया और उसको यानी कि उनकी जो उपज थी उसको लेने के लिए एक ज़मींदार नियुक्त कर दिया। ज़मींदार का मतलब यह था कि वह भारतीयों से खेती कराता था और उनसे मनमाना टैक्स वसूल करता था। और जितना हिस्सा अंग्रेज़ सरकार ने ज़मींदारों से तय किया था 10/11वां हिस्सा, तो 10/11वां हिस्सा ज़मींदार को अंग्रेजी से प्रशासन को देना होता था। तो यह थी इनकी स्थायी बंदोबस्त कानून। तो स्थायी बंदोबस्त कानून सर्वप्रथम सर जॉन सॉर ने ही बना दी थी, लेकिन जो है पूर्ण रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसे तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी शासन पद्धति को मजबूत करना शुरू कर दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही नागरिक सेवा जो है स्थापित हुई। और नागरिक सेवा से मतलब यह था कि भारत में पहले यह होता था कि घर है, परिवार है, लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अब इन्होंने दस्तावेजीकरण की नीति अपनाई कि किसी को भारतीय नागरिक होने का मतलब यह है कि उसे अब एक जैसे इस समय आधार कार्ड होता है, हम प्रूफ दिखाते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं। इसी तरह का एक कोई क्षेत्र था या किसी तरह का कोई नियम था जो उन्होंने बनाया कि आप हमारे पास आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और भारत की नागरिकता लीजिए। तो इसलिए इसे हम नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। तो दोस्तों हम बात करें अगले कानून के बारे में, तो यह था 1793 का चार्टर कानून। दोस्तों इसमें हुआ यह कि पिछले कानून को ही इसमें जो है फिर से सुधार किया गया। सुधार करने का मतलब यह था कि वह पहले एक शिकंजे की तरह था, अब जंजीरों या बेड़ियों में जकड़ने का कानून ऐसा बनाया गया कि अब अंग्रेज जो है भारतीयों को अभी भारत के लोगों को अभी उन्होंने किसी तरह से कोई आघात करना शुरू नहीं किया था। अभी वो वहाँ के एक अपने पैर पसार रहे थे और सभी लोगों को यानी कि प्रशासन लेवल को, सरकार हो या गवर्नर हो, उनको अपने अधीन करते जा रहे थे। तो इसने सर्वप्रथम कार्य ये किया कि प्रेसिडेंसी के सभी गवर्नरों को काउंसिल की अधिभावित शक्ति दे दी। इससे हुआ यह कि पूरी प्रेसिडेंसी की जितनी भी शक्ति थी गवर्नर को दे दी। जैसे बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, यह पूर्ण रूप से अपने द्वारा अपने आप पूरा कार्य कर सकते थे, लेकिन इनको सभी शक्ति देने के बावजूद उसने अपने अधीन कर लिया। तो अब इससे होता यह था कि ये अपने मनमाने तौर से शासन पूरी तरह से कर सकते थे। दूसरा यह था कि कंपनी के जो व्यापार समय में वृद्धि कर दी थी। वृद्धि करने से मतलब यह था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से भारत आई तो वह मात्र 15 वर्षों के लिए अनुमति लेकर आई थी, जिसको इसने बढ़ाकर 20 वर्षों तक कर दिया था। और दोस्तों बात करें अगले सेगमेंट में, तो इसने जो जितने भी ब्रिटिश प्रशासनिक और सैन्य क्षमता के लोग थे, यानी कि सैन्य अधिकारी हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, जितने भी सभी हो,
अंग्रेज़ थे, उनका वेतन, रहना, खाना और सभी तरह के एक्सपेंसेस भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी थी, जिससे भारतीयों के ऊपर दबाव अब बढ़ना शुरू हो गया था। तो दोस्तों हमारा यह था आज का सेगमेंट। दोस्तों हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, कल हमने वीडियो अपलोड करने में जो है असमर्थ थे, तो आज हमने इस चैप्टर सेगमेंट के बारे में बात की। तो दोस्तों हम चाहते हैं चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आना, क्योंकि उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन हो और हम जल्दी ही चैप्टर को कवर कर सकें। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, अपना सहयोग हमें बनाए रखिए। और दोस्तों हम चाहते हैं कि जल्द ही हम लाइव स्ट्रीम के काबिल हो जाएं, जिससे हम आपको सीधे तौर पर पढ़ा सकें। उसमें होता यह है कि आप हमसे सीधे अट्रैक्ट होते हैं, और जो है किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो यानी कि हम उससे उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।